हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हूँ सोनाक्षी। आज मुझे सच्ची घटना आपके लिए लेकर आई हूँ, वो है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो जिस जेल में उसको फांसी की सजा होती है वहाँ पर जेलर उस व्यक्ति से आकर उसकी अंतिम इच्छा पूछता है और हर संभव कोशिश करता है कि उस व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी की जा सके। यूपी के एक जेल में बंद युवक जिसको 2 दिन बाद फांसी होनी थी, वहां का जेलर उस व्यक्ति के पास आता है और पूछता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बताओ, अगर हो सकेगा तो मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। तभी वह व्यक्ति कहता है कि मुझे अपनी पत्नी के साथ लास्ट बार सुहागरात मनानी है और उसके बाद मुझे आप फांसी पर लटका देना। जैसे ही जेलर ये बात सुनता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि ऐसी इच्छा आज तक किसी कैदी ने नहीं की होगी। लेकिन ये एक कैदी की आखिरी इच्छा थी, इसलिए अब वह जेलर अपने ऊपर अधिकारियों को सारी बात बताता है कि एक कैदी अपनी वाइफ के साथ लास्ट टाइम सुहागरात मनाना चाहता है। अगर आपका आदेश हो तो मैं उसकी पत्नी को बुला लूं। और आला अधिकारी भी मान जाते हैं। अब जेलर उसकी पत्नी को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारे पति तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहते हैं, क्या आप उसमें हाँ भरती हैं। तो वह कहती है जी हाँ। अब उधर कैदी की पत्नी का रात में आने का समय था, इसलिए जेलर एक कमरा सजाते हैं और उसमें चुपके से वॉइस रिकॉर्डिंग लगा देते हैं। अब पति पत्नी दोनों लोग जेल में ही बने एक कमरे में रात गुजारते हैं और उस बीच रात भर उस रिकॉर्डर में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसके बाद सुबह उस पति को बाइज्जत बरी कर दिया गया और उसके जगह दोषी को फांसी पर लटकाया गया। और जब पति पत्नी की बात जेलर साहब ने सुनी और उनके साथ अन्य अधिकारियों ने सुनी तो उनकी आंख में भी आंसू आ गए थे। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ, आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे और जेलर साहब का जो कारनामा था उसको सैल्यूट करेंगे। आइए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। इससे पहले मैं आपको ये पूरी कहानी सुनाऊं, दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको यह सत्य घटना कैसी लगी। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ की। यहीं पर रहने वाला सुबोध, जो कि बचपन से काफ़ी होनहार था, वह सुबह स्कूल जाता, फिर स्कूल आने के बाद अपने माता पिता की सहायता करता। फिर धीरे धीरे वह बड़ा हुआ। तभी पास में रहने वाले विनोद नाम के एक लड़के से उसकी फ्रेंडशिप हो गई। विनोद भी सुबोध के ही स्कूल में पढ़ता था, इसलिए वक्त के साथ इनकी दोस्ती बहुत अच्छी होती गई और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। विनोद ने 12th क्लास तक गांव में ही पढ़ाई की और उसके बाद वह मुंबई जॉब करने के लिए चला गया। विनोद कमाने के लिए मुंबई चला गया और सुबोध गांव में ही रहकर अपना काम धंधा कर रहा था और अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। सुबोध के घर वालों ने उसकी शादी बगल में ही रहने वाली एक सुंदर सुशील लड़की से करा दी। अब शादी के 3-4 साल अच्छे से बीत जाते हैं। इसी बीच सुबोध के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन सुबोध चाहता था कि वो भी अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सके। इसलिए उसने सोचा कि वह अपने दोस्त विनोद के पास मुंबई चला जाए और इसलिए वो ये सब अपनी वाइफ से भी शेयर करता है कि वह अपने दोस्त विनोद के पास मुंबई जाकर एक अच्छा सा काम धंधा शुरू करना चाहता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो सके। और उसकी वाइफ भी सुबोध की बात मान जाती है। और फिर तभी सुबोध अपने बचपन के मित्र विनोद को फ़ोन करता है और कहता है कि भाई, मुंबई शहर में मेरे लिए भी कोई कामकाज है, अगर ठीक ठाक कोई काम हो तो बताओ, मैं भी मुंबई तुम्हारे पास आ जाऊंगा। विनोद सुबोध से कहता है कि हाँ, तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी नौकरी अपने साथ ही अपनी कंपनी में लगवा दूंगा और तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। ये बात सुनकर सुबोध बहुत खुश होता है। वह अपने माँ बाप को समझाता है कि वो हर महीने उनके लिए खर्च के पैसे भेजता रहेगा और फिर 2-3 दिन के अंदर ही वह मुंबई अपने दोस्त के पास चला जाता है। मुंबई में दोनों दोस्त मिलते हैं और एक ही साथ दोनों की नौकरी लग जाती है। विनोद सुबोध को रेंट का घर भी दिला देता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। सुबोध अपने घर हर महीने पैसे भिजवा देता था। दोनों दोस्त बहुत खुश थे साथ में जॉब करने से। अब उसी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था वंदना।
उसे सुबोध पसंद आ गया था और वह कोशिश करती थी कि किसी भी तरह वो सुबोध के पास जाकर उससे बात कर सके, और ये सब कुछ विनोद नोटिस कर रहा था। एक दिन ऑफिस में सुबोध खाना लेकर अपने रूम से आया और देखता है कि उसका खाना किसी ने खा लिया। जब इसके बारे में चर्चा होती है तो वंदना कहती है कि मुझे भूख लगी थी, मैं अपने घर से खाना नहीं लाई थी और इसीलिए मैंने चुपके से तुम्हारा खाना खा लिया। सुबोध कहता है कोई बात नहीं, मैं कुछ और खा लूँगा, और इसके बाद से ही सुबोध और वंदना के बीच धीरे धीरे बातचीत बढ़ जाती है। अब दोनों साथ में बैठकर लंच करते थे, लेकिन सुबोध और वंदना की दोस्ती से विनोद को अब जलन होने लगी थी। विनोद को लगता था कि सुबोध अभी नया आया है, मैरिड भी है और इसने एक अच्छी लड़की से फ्रेंडशिप भी कर ली, और मेरी शादी भी नहीं हुई है और मैं अकेला यहाँ रह रहा हूँ, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है। विनोद और सुबोध दोनों ने एक ही जगह रूम रेंट पर ले रखा था। एक दिन ऑफिस से घर जाते वक्त विनोद सुबोध से कहता है कि वंदना से मेरी भी मुलाकात करवा दो, मेरी भी दोस्ती करा दो उससे। तो सुबोध कहता है कि मित्रता और दोस्ती अपने आप होती है और किसी के करवाए से नहीं होती। फिर ये बात आई गई हो जाती है, सब कुछ ठीक चलता रहता है। और थोड़े दिन बाद वंदना सुबोध से कहती है कि क्या आज शाम को मैं तुम्हारे घर आकर डिनर बना सकती हूँ, तुम भी देखना मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। सुबोध मान जाता है, वो वंदना को अपने घर बुला लेता है। शाम के करीब 6 बजे सुबोध बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए चला जाता है और विनोद, जो कि साथ वाले कमरे में ही रहता था, वह अपने घर में था। वंदना सुबोध के घर आती है, लेकिन वहाँ लॉक लगा था और खटखटाने की आवाज़ सुनने के बाद विनोद अपने कमरे से बाहर निकलता है और वंदना से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वंदना विनोद से कहती है, मैं सुबोध से मिलने आई थी, वह कहाँ गया है। तो विनोद बताता है कि सुबोध बाजार गया है, जब तक वो नहीं आता तुम मेरे रूम में बैठ जाओ। वंदना विनोद को भी जानती थी, इसीलिए वो विनोद के साथ उसके रूम में चली जाती है। विनोद वंदना को कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन वो मना कर देती है। वंदना के बार बार मना करने के बाद भी विनोद उसके लिए चाय बनाकर ले आता है। वंदना चाय पी लेती है, लेकिन विनोद ने उसमें कुछ मिला रखा होता है, जिससे चाय को पीते ही वंदना बेहोश होने लगती है और विनोद वंदना का रेप करने लगता है। और इसी बीच वंदना को होश आ जाता है। वंदना जब इस सब का विरोध कर रही थी तो विनोद उसकी गर्दन दबाकर उसको मार देता है। मारने के बाद वंदना की डेड बॉडी को विनोद सुबोध के कमरे में ले जाकर रख देता है और खुद ही फ़ोन करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देता है कि मेरे साथ रहने वाले मेरे दोस्त ने एक अनजान लड़की को घर बुलाया और उसका रेप करके उसने उसका मर्डर कर दिया है। अब सुबोध भी अपने रूम पर मार्केट से वापस आ जाता है और जब वो रूम का लॉक ओपन करके अंदर जाता है तो वह देखकर डर जाता है, क्योंकि उसके सामने वंदना फ्लोर पर उल्टी लेटी हुई थी। वो जल्दी से जाकर वंदना को हिलाता है, उसे जोर जोर से आवाज़ लगाता है। तब वह नोट करता है कि वंदना मर चुकी है और इससे पहले वह कुछ करता, इतने में ही पीछे से पुलिस भी आ जाती है और सुबोध को अरेस्ट कर लेती है। फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और वंदना की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब सुबोध से पूछताछ शुरू हो जाती है, लेकिन सुबोध पुलिस को बार बार यही बोलता है कि वह बेगुनाह है, उसने वंदना को नहीं मारा। फिर वह बताता है कि पुलिस विनोद से भी पूछ सकती है, क्योंकि वह विनोद को बताकर ही गया था कि वह बाजार जा रहा है। लेकिन जब पुलिस उसको बताती है कि विनोद ने ही ये गवाही दी है कि उसने वंदना का रेप किया है और उसे मार डाला है, ये सब सुनकर सुबोध के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जिसे वह अपना दोस्त समझ रहा था, अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, उसी ने जलन के मारे सुबोध की ज़िंदगी अब खराब कर दी थी। वंदना का पोस्टमार्टम कराया जाता है और रिपोर्ट से पता चलता है कि वंदना के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसका मर्डर कर दिया गया। अब सारे सबूत सुबोध के खिलाफ थे और विनोद भी उसी के खिलाफ गवाही दे चुका था
और बॉडी सुबोध के ही रूम में मिली। अब पुलिस यह बात सुबोध के घर वालों को बताती है। पत्नी, माता पिता, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सुबोध इतना बड़ा अपराध कर सकता है, मगर सारे सबूत सुबोध के खिलाफ थे और वो चाह कर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रहा था। और तभी से सुबोध के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते भी खत्म कर दिए थे। अब 10 साल बीत जाते हैं। सुबोध अभी भी जेल में था। तभी पता चलता है कि कोर्ट ने सुबोध को फांसी की सजा सुनाई है और फांसी की दिन तारीख मुकर्रर हो जाती है। जेल का जेलर सुबोध से कहता है कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। जब अंतिम इच्छा की बारी आती है तो सुबोध कहता है जो मेरी पत्नी गांव में रहती है, एक बार जज साहब मुझे उससे मिलना है, रात भर बात करना है। अब जेलर उसकी पत्नी को फ़ोन मिलाता है और कहता है कि आपकी मर्जी है क्या मिलने की। तो पत्नी पहले तो ना करती है, लेकिन पति की अंतिम इच्छा थी इसीलिए वह मान जाती है और तुरंत वहीं जेल में पहुंचती है। जेलर साहब एक कमरा तैयार करते हैं, उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग लगाते हैं, क्योंकि जेलर जानना चाहते थे कि आखिर फांसी से 2 दिन पहले यह अपनी पत्नी के साथ क्या करेगा और क्या कहेगा। कम से कम मुझे भी तो पता चले। अब पत्नी वहां पहुंचती है और जैसे ही सुबोध को देखती है रोने लगती है और उसे देखकर सुबोध भी रोने लगता है। दोनों पहले तो गले मिलते हैं और फिर वहीं बैठ जाते हैं। सुबोध की पत्नी कहती है कि मेरे प्यार में क्या कोई कमी रह गई थी? तुमने एक पराई लड़की से मोहब्बत की और रेप करके फिर तुमने उसका मर्डर कर दिया। तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? सारे समाज में तुम्हारे माता पिता की बदनामी हो रही है और मुझे भी लोग गलत नज़रिए से देख रहे हैं। हमसे गांव में कोई ठीक से बात भी नहीं करता। इसके बाद सुबोध कहता है कि तुमको भी भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, तो मैं क्या करूं? ठीक है, तुम आई हो, अब चली जाओ। मुझे 2 दिन बाद वैसे ही फांसी होगी। मेरे बच्चों को यह सब मत बताना कि पिता ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया था। और फिर से सुबोध रोने लगता है। तो पत्नी कहती है आखिर उस रात क्या हुआ था, एक बार मुझे बताओ। वह दोनों जो बातें कर रहे थे वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए वहाँ के जेलर और अन्य अधिकारी भी सुन रहे थे। तभी सुबोध अपनी वाइफ को सब कुछ बताता है कि कैसे वो उस दिन मार्केट गया था और जब पीछे से आया तब वंदना की बॉडी उसके घर में थी और जब तक वो कुछ समझ पाता इससे पहले पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उसके बाद पुलिस वालों ने मेरे पर दबाव बनाया और मुझे यह जुल्म कबूलना पड़ा। मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था क्योंकि सारे गवाह और सबूत मेरे ही खिलाफ थे। तभी सुबोध ने कहा मुझे पूरा शक है कि यह सब विनोद ने ही किया है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था जब वंदना उससे नहीं बल्कि मुझसे बात करती थी और विनोद ने मेरे खिलाफ झूठी गवाही भी दी थी, जबकि मैं तो बाजार में था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ये सब बातें सुबोध की वाइफ के साथ उस जेल का जेलर और अन्य अधिकारी भी सुन रहे थे। वो सब बड़े हैरान और परेशान लग रहे थे कि एक निर्दोष व्यक्ति जिसने गुनाह किया ही नहीं उसको 2 दिन बाद फांसी मिलने वाली है। उन्होंने जल्दी से अपने आला अधिकारियों को वह वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी और बताने का प्रयास किया कि यह व्यक्ति निर्दोष है और वो मर्डर और रेप किसी और ने किया था। अब सुबह हो चुकी थी और टाइम बहुत कम था, इसलिए हाई लेवल की जांच कमेटी बैठा ली जाती है और सब तथ्य रखे जाते हैं। फिर पुलिस की एक टीम गठित की जाती है और विनोद को पकड़ा जाता है। अब विनोद से पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं। थोड़ी ही देर में विनोद अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि उसी ने वंदना का रेप और मर्डर किया था। अब सुबोध को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और विनोद को अरेस्ट कर लिया जाता है। एक जलन के चलते एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को 10 साल तक जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस सत्य घटना को सुनने के बाद? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाने का नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप लोग इस घटना को सुनें और सतर्क रहें तथा अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सत्य घटना? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।
तो अब जल्द ही मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ।